आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें भी आवाज़ देंगी, बस सफ़र जारी रखो। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, इस्तकबाल। मैं पूजा शाह आप सभी सूझ दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अ वेरी वार्म, ब्यूटीफुल एंड अ गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, ज़िंदगी का ये जो सफ़र है ना, ये बहुत मुश्किल है। इससे तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हमें अपनी मंजिल भी पानी है, क्योंकि उसे पाने की ललक जो है हमारे भीतर। लेकिन उन पत्थरों को, उन रोड़ों को, उन मुसीबतों को हम तभी पार कर सकते हैं जब हमारे आँखों में वो पाने के लिए जुनून हो और हमारे दिल में उस चीज़ को, उस मंजिल को पाने के लिए चिंगारी, वो लौ जल रही हो। तभी हम कुछ पाएंगे, तभी हम कुछ कर गुजर जाएंगे। और दर्शकों, ये तो बात हुई उस चिंगारी की, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक अग्नि वो भी है जो दहनशील है, तीव्र है, प्रचंड है। जब वो जलती है ना, तो कुछ और नज़र नहीं आता। और उससे इतर वही अग्नि स्वास्थ्य है, नियंत्रण है, भोजन है, प्रकाश है, आश्रय है और बहुत सारी आशाएं हैं, रोशनी है। जी हाँ, अग्नि, आग एक ऐसा विषय, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन से अभिन्न बिल्कुल भी नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक ख़ास ज़रूरत है। अग्नि के बग़ैर शायद हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अग्नि को किस तरीके से उपयोग करना है? या फिर कभी अगर अग्नि ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है तो हम उससे अपना बचाव कैसे करें? या फिर क्या ये जानते हैं कि अग्नि में हम अपना करियर भी बना सकते हैं? बिल्कुल, हम अपना भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं आज हम करेंगे बिहार बिहान के इस अंक में। और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो बेहद ही ख़ास मेहमान होंगे इन सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, उसी के साथ साथ आपको बताऊं कि आज 18 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें कि प्रवासियों के मानवाधिकार की सुरक्षा पर हम जोर देते हैं और साथ ही साथ ये दुनिया भर के प्रवासियों को योगदान और प्रयासों को जो है वो मान्यता भी देता है। और अग्नि की बात चली है, यहाँ पर प्रवासियों के विषय में भी मैंने आपको बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं। तो बिहार बिहान में ना आज बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन दर्शकों, शुरुआत मैंने की थी उस अग्नि से जो हमारे भीतर जलती है, वो लौ। उसे हवा देने के लिए ज़रूरत है सकारात्मकता की। और सकारात्मक सोच कहाँ से आते हैं? अच्छे विचारों से। तभी बिहार बिहान कार्यक्रम सुबह सवेरे सबसे पहले आपके लिए लेकर आता है महापुरुषों के ऐसे विचार जिन्हें हम देखकर, आत्मसात कर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों, तो आज इस बेहद ज़रूरी विषय अग्निशमन जैसे सेवा के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आप हैं सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व राज्य अग्निशमन पदाधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी सर, तो अग्निशमन की हमने बात की, अग्नि की हमने बात की। एक ऐसा विषय है जिससे हम हर वक्त, हर पल रूबरू होते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, अग्निशमन जो है उसका महत्व क्या है, महत्ता क्या कुछ है, उसके विषय में क्या कुछ बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानूं कि अग्निशमन सेवा तो बाद में आई है ना, उसके पहले अग्नि की उत्पत्ति काफ़ी पूर्व से है। और आज हम आग पे या अग्निशमन सेवा पे उसका क्या प्रभाव है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस संबंध में हम जानने के लिए बैठे हैं। तो इसका आग है काफ़ी पुराना, जो यूँ कहें कि जुग जुगांतर से होते आया है आग। यदि आग ना होता तो हमारी
जो विकास है हमारा, हम वो बाधित हो जाता। तो आग से ही हम यदि सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये वरदान है। यदि असावधानी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, क्षण में हमें बर्बाद कर देता है। और यदि आग ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सबसे पहले महत्व तो यही है इसका जी। अब रही बात अग्निशमन सेवा। धीरे 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 अग्निशमन सेवा आग को बुझाने के लिए, आग पर कैसे नियंत्रण रखे, इसके लिए अग्निशमन सेवा की स्थापना हुई। हमारे बिहार अग्निशमन सेवा में 1946 में इसकी स्थापना। ये हमारा ARP, एयर रेड प्रिकॉशंस एक संस्था थी। जब युद्ध छिड़ा था उस वक्त से ही हमारा अग्निशमन सेवा स्थापित है यहाँ। और धीरे धीरे उस समय हमारे पास मात्र 5 गाड़ियाँ और 5 फायर स्टेशन हुआ करते थे। सबसे पहले तो मुख्यालय पटना में, दूसरा एक भागलपुर, तीसरा एक गया, एक पटना सिटी। मात्र इतने फायर स्टेशन हमारे थे और एक जमशेदपुर, जो पूरे बिहार को हमारा ही कंट्रोल कर पाता था। आज के दिन में हमारे 100 से अधिक फायर स्टेशन हैं, हमारे 100 से अधिक गाड़ियां हैं। पहले 5-7 गाड़ियां सी हमारे पास थी, उससे भी आग हम बुझाते थे। तो उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम था तो पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन भी कम था, प्लस जो भी अग्निकांड की घटनाएं होती थी उस समय कम, चूंकि टेक्नोलॉजी कम था। ये तो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब टेक्नोलॉजी हम बढ़ा है हमारे साथ, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। आज नए नए तरीके के गाड़ियाँ, नए नए सिस्टम्स हमारे अग्निशमन सेवा में आ गए हैं। पहले हमारी सिर्फ एक फायर टेंडर हुआ करती थी जो आग को सिर्फ बुझाने का काम करता था। आज हमारे यहाँ रेस्क्यू टेंडर भी आ गया है जो रेस्क्यू भी कर लेता है। आज हमारे पास टर्न टेबल लैडर भी आ गया है जो बहुमंजिल भवन में भी आग बुझा लेता है। 14 तल्ला तक आग बुझाने के लिए आज हम सक्षम हैं। पहले 2 तल्ला का आग बुझाने के लिए जो हमारा पानी का प्रेशर होता था उससे ही हम आग बुझा पाते थे। आज बिस्कोमान जैसे भवन, व्हाइट हाउस जैसा भी भवन एक यहाँ है, वो जो 14 तल्ले का है, बिस्कोमान 14 तल्ला का है, इस पे भी आग हम बुझा लेते हैं। मेघदूत हमारे पास है, अग्निशमन सेवा के पास। नई नई गाड़ियाँ भी खरीदी जा रही हैं अभी हमारे अग्निशमन सेवा में, जिसका इस्तेमाल हो रहा है और हम आग को बुझा लेते हैं। क्या बात है। बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी कि बिहार सरकार कहाँ तक उन्नति किया है अग्निशमन सेवा में, लेकिन इसी के साथ साथ आम जनता जो हमारी है उनकी क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए अग्निशमन सेवा से, अगर वो सेवा लेना चाहे तो? नहीं, अग्निशमन सेवा तो सिर्फ आम जनता के लिए ही है। उसी के लिए, उसको सेवा देने के लिए निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, त्रणाय सेवा में इसका स्लोगन है जी। और इसी पर अग्निशमन सेवा कार्य करती है। जब कहीं आग लगती है, जब कहीं आग लगे तो अग्निशमन सेवा का 101 नंबर जो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नंबर है ये, और हर फायर स्टेशन का अलग अलग अपना नंबर भी होता है। तो वो तो सब लोगों को पहले जानना चाहिए। और वो जब अग्निकांड की घटना हो, छोटा या बड़ा, एक छोटा अग्निकांड जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जिस पर नियंत्रण ना करते हैं हम, तो वो बृहद रूप ले लेता है। जब छोटा अग्निकांड हो उस समय 1 बाल्टी पानी हमारे लिए काफ़ी होता है, लेकिन
यदि वही बृहत रूप धारण कर लेता है तो तालाब का पानी हम लेते हैं वो भी हमारे लिए कम पड़ने लगता है। अतः हम ये कहें तो अच्छा होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा जो है बेहतर है निदान और बुझाने से। तो हम सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। आज का हमारा जो ट्रेंड है सुरक्षा पर ज़्यादा आ गया है। यदि हम सुरक्षित अपने आप को रखेंगे तो अग्निकांड की घटनाएं नहीं होंगी, और अग्निकांड की घटनाएं नहीं होंगी तो हमको कम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम मेरा चल जाएगा और संपत्ति की हानि भी कम होगी। अतः हम सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं, और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने से के वजह से हम सुरक्षित हैं। यदि अग्निकांड की घटनाएं होती है तो उससे कम क्षति हो पाता है। सुरक्षित किस प्रकार रहें, ये मेरा एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। आपने कहा सुरक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। हर कोई जब आग के करीब होता है तो वो सोचता है कि इसे थोड़ा बचा के और थोड़ा संभल के इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि अग्नि जो है अपना एक प्रचंड रूप धारण कर लेती है, कई बार हादसे हो जाते हैं। क्या कुछ सुरक्षा के पैमाने होने चाहिए? देखिए, सुरक्षा का पैमाना बहुत है, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जैसे घर है, सपोज कीजिए कि फूस का मकान आपके पास है, तो फूस के मकान में आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। आग यदि लगता है तो तेजी से फैल जाता है। अतः हमें ये सोचना चाहिए कि फूस के मकान को हम सुरक्षित क्यों और कैसे रखें। तो फूस के मकान को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि उस पर मिट्टी, बालू और गोबर मिला करके उस पर लेप लगा दें जी। लेप लगाने से वह फूस का जो दीवार उसका है, फूस का जो जिसको मरई हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, वो हमारा अग्नि निरोधी हो जाता है। आग कम पकड़ता है और देर से पकड़ता है, और पकड़ता है तो बढ़ नहीं पाता है, उसका फैलाव तेजी से नहीं होता है, जहाँ का वहीं पे वही रुक जाता है। अतः यदि हम अग्नि निरोधी अपने मरई को, अपने फूस के मकान को बना लें तो सबसे बड़ा सुरक्षा होगा। दूसरा, यदि हम कहीं पंडाल लगाते हैं तो पंडाल में अभी जो हमारे पास अग्निशमन सेवा में फायर रिटार्डेंट सॉल्यूशन भी आ गया है, अग्नि निरोधी घोल, जो पंडाल में कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो सूती कपड़ा होना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षा का मानक है जी। सूती कपड़ा को भी यदि अग्नि रिटार्डेंट घोल, फायर रिटार्डेंट सॉल्यूशन में, अग्नि निरोधी घोल में हम डुबा करके उसको सुखा करके उस पर्दा का इस्तेमाल करेंगे, उस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, तो अग्निकांड की घटनाएं होने के बावजूद भी हमारा वो फैलाव नहीं होगा और देरी से पकड़ेगा। अतः हम सुरक्षित हैं वहाँ जी। यदि हम घर में पूजा करते हैं या पंडाल में पूजा करते हैं तो पंडाल के अंदर अग्नि जो हवन कुंड होता है उसको ना रखें, ना जलावें। अगरबत्ती के टुकड़े को, और अगरबत्ती जलता हुआ अगरबत्ती को भगवान के नज़दीक में रख करके और टेढ़ा करके रखते हैं तो उसका जलता हुआ टुकड़ा ज़मीन पर नीचे गिर जाता है, या नीचे कोई कारपेट हो या कपड़ा हो तो उस पर गिर के आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल कि या तो बड़ा सा थाल रखें और उसमें छोटा सा पॉट रख के उसमें अगरबत्ती यदि डालेंगे तो उसका जलता हुआ टुकड़ा यदि उस थाल में गिरेगा तो थाल में गिर करके बुझ जाएगा। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर यदि हम ध्यान रखें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षा का मानक। जी दर्शकों, तो हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ है सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, जिनसे हमने जानकारियाँ ली किस तरीके से हम अग्नि से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अग्निशमन सेवा
कि किस तरीके से कार्यरत है आज के दिनों में। लेकिन बातचीत में आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई, घरेलू उपयोगिता में कई बार ऐसा होता है कि हम अग्निकांड देखते हैं, तो उसमें तत्काल हम क्या कुछ कदम उठा सकते हैं सुरक्षा के? देखिए, घरेलू अग्निकांड होना है, चूँकि सतर्कता जाएगी तो दुर्घटना होगी। हम सतर्क रहें सबसे ज़रूरी है। अब सतर्क रहने में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं गृहिणियों के लिए कहूँगा, जो आज के हमारी माने समझिए कि जीवन की सबसे धुरी हैं, और यदि वो ना हो तो हमें भोजन भी ना मिले। तो भोजन बनाने का कार्य उन्हीं के नाम देखा जा रहा है, वो बनाती हैं भोजन। तो भोजन बनाने के समय उन्हें फायर रिटार्डेंट सॉल्यूशन से ट्रीटेड उपचारित किया हुआ यदि वो एप्रॉन गाउन पहन करके खाना बनावे, और चुस्त कपड़ा ढीला ढाला कपड़ा ना पहने तो बेहतर होगा। दूसरा, खाना बनाने के समय 1 बाल्टी पानी, 1 कंबल या कुछ जरूर किचन के बाहर या किचन के साथ में रखें, 1 मग के साथ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल तुरंत से तुरंत कर सकें हम। तीसरा, मैं उन देहात के अग्निकांड जो आज के गर्मी के ज़माने में, जो प्रायः गर्मी के दिनों में अधिक हुआ करती हैं, अग्निकांड की घटनाएं तो गर्मी, बरसात, जाड़ा सब में होता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा ज़्यादा होता है और देहाती क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो मैं उसके बचाव के लिए, उसके सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि सुबह में 8 बजे के पहले और शाम में 6 बजे के बाद यदि हम खाना बनाते हैं तो ये श्रेयस्कर है, बेहतर है। कारण कि उस समय हवा का दबाव, चूँकि गर्मी के दिनों में पछुआ का दबाव ज़्यादा होता है। अब पछुआ जो हवा है सूखा होता है, तो सूखा हवा होने के कारण, हवा का दबाव होने के कारण थोड़ी सी भी चिंगारी यदि निकलती है आग से तो पकड़ लेता है और अग्निकांड की घटनाएं होती है, और अग्निकांड की घटनाएं बृहत हो जाती हैं, चूँकि हवा का दबाव होता है। अतः मैं गृहिणियों से आग्रह करूँगा कि सुबह में 8 से 9 बजे के पहले और शाम में 6 बजे के बाद खाना बनावे तो बेहतर है। जी, बहुत सही बात आपने कही है। गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो पुरुष भी खाना बनाते हैं, जो भी लोग किचन में काम करते हैं, अग्नि के समक्ष काम करते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी। बात हम कर रहे थे अग्नि से कैसे हम बचाव करें अपनी, लेकिन इसी में आपने शुरुआत में कहा टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं अग्निशमन सेवा में। क्या कुछ चुनौतियाँ अभी आप जो है उनका सामना कर रहे हैं? चुनौती, अग्निकांड की चुनौती बढ़ गई है। आग तो युग युगांतर से है, आग तो है, लेकिन अग्निकांड की घटनाएं डिफरेंट नेचर का, विभिन्न प्रकार के अग्निकांड की घटनाएं इन दिनों ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो झोपड़ी था, पहले तो टेक्नोलॉजी कम था, फैक्ट्रियां कम थी, अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हाई स्पीड की गाड़ियां ये कम थी, जितना भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कम थे, कंप्यूटर तो थे ही नहीं, कंप्यूटर का ईजाद। तो आज के ज़माने में जब कंप्यूटर हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो वायरिंग अधिक हो गया है। आज का मकान जो हमारा है, मकान का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल जो डेकोरेशन होता है, डेकोरेशन अधिक हो गया है। अब डेकोरेशन में हम वैसे वैसे चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हाईली इन्फ्लामेबल, अधिक ज्वलनशील होता है। तो हम यदि उसको कम करें या उसको अग्नि निरोधी पेंट या अग्नि निरोधी सॉल्यूशन घोल से उपचारित करें, ट्रीटेड कर दें, तो अग्निकांड की घटनाएं कम होंगी। और अग्निकांड की घटनाएं यदि होती है तो उससे क्षति हमारा कम। आपसे अलविदा लेने से पहले चाहूँगी कि कोई एक ऐसा ही संदेश, मूलभूत संदेश क्या आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
सबसे पहला तो ये कि प्रिवेंशन बचाव से अच्छा है। यदि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, यदि अपने को सुरक्षित रखने के लिए वैसा काम ना करें जिससे अग्निकांड की घटना हो या होती है या उससे बढ़ता है, हम वो ना करें, ताकि अग्निकांड की घटना नहीं होंगी, यदि होंगी तो वो कम होंगी और उससे क्षति हमारा कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी जानकारीपूर्ण बातें आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा मैंने कहा था, अग्नि, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, इसमें हम अपना करियर भी बना सकते हैं। जी हाँ, हम अपना भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से, उसको जानने और बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारे स्टूडियो में गोपाल कृष्णन, जो कि निदेशक है जेवियर फायर सेफ्टी एकेडमी पटना से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही है, फायर सेफ्टी एंड मैनेजमेंट के बहुत सारे पहलुओं को हम जानते हैं, या फिर ये भी जानते हैं कि इसमें हम करियर किस तरीके से बनाएं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं अभी भी अनछुआ है कई लोगों से। क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ज़रूरी करियर है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इसमें ढेर सारी नौकरियां हैं जिनको लोग खबर नहीं मिलती है, या ऐसे माहौल में हम लोग रहते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है अपने राज्य में, तो ऐसे जगह में कम इन लोगों का एक्सपोज़र होता है, इनकी ज़रूरत कम पड़ती है। वैसे ये इतना अच्छा क्षेत्र है कि सरकारी नौकरी लोगों को 42 साल तक उपलब्ध है, ये लोगों को पता नहीं है। और ऐसे बच्चे भी जिनको कि कोई छोटी से छोटी जॉब में नहीं एंट्री मिल पा रही, उन्हें इतना समय लंबा मिल जाता है, और बेसिक जो उनका एजुकेशन है, वो उनको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, दैट इज़ ओनली क्लास 10th, 10वें पास से ही उनका हो जाता है। और 42 साल एक लंबा अरसा होता है। भारत सरकार में तो ये लगभग 30 वर्ष तक लगता है, लेकिन जितने भी राज्य सरकारें हैं उनमें ये 42 साल तक जॉब मिलता है। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर 10-12 साल तैयारी करे तो ये जाहिर है कि उसको जॉब मिलना ही मिलना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपने इस स्टेट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। आप बेगूसराय चले जाइए, वहाँ इंडियन ऑयल है, फर्टिलाइज़र है, थर्मल है, वहाँ के बच्चे आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ फायर एंड व्हाट इज़ सेफ्टी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं है। लोग समझते ही नहीं है सेफ्टी क्या। जैसे वो पुलिस डंडा मार के हेलमेट पहनाती है ना, उसी तरह लोगों को यहाँ बताना पड़ता है, दे डोंट टेक इट बाय देयर ओन। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि थोड़ा अवेयरनेस का ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी आप देखिए, पिछले 30 एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो कि मई से निकले हैं, उसमें आपको 21 वैकेंसीज़ हैं। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि 30 में से 21 कोई एक ही प्रोफेशन का वैकेंसी हो और लोगों को इसकी पता जानकारी नहीं हो। मैं तो 30 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, भारत सरकार के एक लाइसेंस के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उनकी प्रॉपर रिकॉग्निशन अभी तक नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट बना के चालू कर दिया। ट्रस्ट बना के आप दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड में तो बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं ना। आपको एक मान्यता, ये चीज़ लोगों को बताया नहीं जा रहा, तो लोग छोटे छोटे नौकरी में जा रहे हैं। अभी देखिए, जो लोग सेफ्टी में काम करते हैं उनको 36 लाख तक की पैकेज हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जो कि एक साधारण MBA जो अच्छे जगह से करते हैं उनकी जो सैलरी वो उनको मिलता है आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो लेकिन लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। बहुत साधारण सा सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था कि जागरूकता क्यों नहीं है, जागरूक कैसे हों, लोग कैसे जाने, गृहिणियाँ कैसे जाने। आज की गृहिणियाँ, अगर आप 100 में मैं चैलेंज करता हूँ कि 90% नहीं बताएंगे कि आपका गैस लीक कर रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हाउसेस में गैसेस पर ही खाना शहर में बनता है। गांव में जो है वो सर ने अभी सारी बातें बताई, लेकिन शहर में अगर आप पूछेंगे तो सबसे बड़ी बात मैं एक लाइन हट के कह देता हूँ ताकि लोगों को कुछ इसकी जानकारी से फ़ायदे हों, कि ना तो किसी स्विच को छूना है, बंद करना, ना खोलना। ये सबसे बड़ी बात है। पैनिक में लोग लाइट बंद करने लगते हैं, ये सब। जैसे ही हम लोग स्विच बंद करेंगे उसमें स्पार्क होगा और वो लाइटर का काम कर जाएगा। वैसे गैस मैं बता दूं कि वो नीचे ज़मीन से उठता है, हवा से भारी होता है और गंधहीन होता है। उसमें कोई LPG में गंध नहीं होता है। लोग समझते हैं कि इसमें गंध है, बट बेसिकली उसमें गंध का वस्तु मिलाया जाता है, जिससे कि लोग की जान माल से क्षति होने से पता चल जाए कि मेरा गैस लीक कर रहा है। वो गैस का गंध नहीं है, गैस बिल्कुल गंधहीन होता है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा, जो कॉमर्शियल सिलेंडर उसमें वो नहीं मिलाया जाता है।
तो आपके जो फुटपाथ पर पकौड़ी और पानी पूरी बेच रहे हैं ना, वो लोग जो कमर्शियल चला रहे हैं, अगर वो लीक कर जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो जिस पर कि ध्यान देना ज़रूरी है। वो डोमेस्टिक सिलेंडर जो होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसमें वो इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल 19 किलो वाला उसमें कुछ नहीं है। आज के चौराहे पे अगर पानी पूरी वाले का फट जाए तो पूरा इलाका ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बगल में एक होटल में आग लगा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारी सिलेंडर को एक रूम में जमा किया गया था। कितना हवा का कंसंट्रेशन हो, कितना वहाँ पे एयर का स्पेस हो, ये इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। सेफ्टी के नॉर्म्स है, फायर के नॉर्म्स है। सेफ्टी वर्ड तो यहाँ है ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सेफ्टी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृष्णन जी की जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी है, लेकिन मैडम मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें सबको पता है कि रोज़ कसरत करना चाहिए। सुबह सोचते हैं कि आज कसरत कर लें, लेकिन अगले दिन सोचते हैं चलो भाई कल कर लेते हैं। तो बात वैसी ही है, सेफ्टी पे लोग बहुत ही कैजुअल ये नज़रिया रखते हैं। अब आप छोटी सी बात लीजिए ना, हेलमेट तब तक नहीं पहनता जब तक पुलिस डंडा लेके नहीं आती। दैट इज़ फॉर रोड सेफ्टी, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेफ्टी लाइक इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये रोड पर जो डंडा चला रहे, उससे भी ज़्यादा अभी सुधार हुआ है जब कैमरा लगा के डरा दिया गया है कि आपको कैमरा से फाइन हो जाएगा, आप बच नहीं सकोगे। तो यहाँ जो अवेयरनेस है ना, इट इज़ नॉट अवेयरनेस, इट इज़ रैदर ए फोर्स्ड अवेयरनेस दैट हैज़ टू कम देयर। उनको ज़बरदस्ती समझाना पड़ेगा, उसके लिए उनको पेनाल्टी करना होगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जी जी जी, वो ठोस कदम। अब आप देखिए ना, 14 अप्रैल को फायर डे होता है, पूरी सप्ताह फायर की होती है, उस समय आप फायर जानते हैं, लेकिन किसी से पूछिए 100 में 10 में से 9 आदमी नहीं बताएंगे कि सेफ्टी डे कब होता है, वो नहीं जानते हैं। जबकि इसमें ज़्यादा नौकरियां हैं, बहुत अबंडेंट जॉब्स हैं, विदेश तक में अच्छे जॉब्स हैं, बट उसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है लोगों में। आपने नौकरी की बात कही, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि 10th करने के बाद ही आप बिल्कुल आगे पढ़ाई कर जैसे सकते हैं। ITI में लोग Process करते क्या हैं है? उसी तरह से Process एक एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट लोग अपना एडवर्टाइज करते हैं और वहाँ से वो लोग पिक करते हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग उनका छोटा भी होता है, इवन 1 मंथ ट्रेनिंग के बाद वो क्रैश कोर्स करके जॉब में जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे की कोर्स भी नहीं होती है। और कोर्स में हमारे यहाँ ऐसा सुविधा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा दे के कमा के वो फी भर के अगला अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में अगर आप सरकारी देखेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी में सेफ्टी के क्लासेस होते हैं और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। उस कोर्स को भी कुछ इस तरह से बनाया गया कि ना वो ग्रेजुएट रहते हैं पढ़ के, ना वो PG होते हैं। 1 साल का कोर्स बनाया। हमने कई बार लिखा वहाँ के संस्थानों को कि यू मेक इट 2 years और उसको PG का लेवल दे दीजिए, या आप उसको ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बना के ग्रेजुएशन का लेवल दे दीजिए। वो बेचारा तो टंग गया। जैसे B.Ed आप करते हैं तो BA के बाद B.Ed करते हैं, फिर भी आप ग्रेजुएट ही रहते हैं। LLB करते हैं, लॉ पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, फिर से ग्रेजुएशन कर लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल शिक्षा में भी ये सुधार की ज़रूरत है। जी, यानी लेकिन शिक्षा यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार इससे मिल सकता है, इससे उम्मीदें हैं, भविष्य भी है। आपने कहा कितनी सारी नौकरियां भी इसमें हैं। मैं बताता हूँ आपको, अकेले बिहार में मेरे समझ से 85,000 बहाली होगा। जैसे शिक्षक को बैठा करके नौकरी दिया गया था ना मजबूरी में, जब स्कूलें खुली थी मजबूरी थी, बाद में उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको गांव-गांव में डाला गया। तो उस तरह से एक समय आएगा, यहाँ आप अखबार में देखेंगे हर थाने में दमकल स्टेशन, एक दमकल स्टेशन में एक ड्यूटी में कम से कम 7 जन है, 3 ड्यूटी होगी तो 21 जन की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि हमारे पास एक्सचेकर में पैसा नहीं है, हम लोग उतना अचानक बहाल नहीं कर सकते हैं, वो सरकार का प्रॉब्लम है, वो तो है ही। इतना ही नहीं, अगर आप एनफोर्स कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को तो वो अपने पैसे से लोगों को रखेगी, सिर्फ उनको एनफोर्स करने की ज़रूरत है। अभी देखिए पटना में या बिहार में लागू हुआ कि अपार्टमेंट्स में 40% फायर ट्रेन गार्ड्स होंगे। ये नियम बन गया, 3 साल पहले बन गया, बट डू यू सी कि किसी अपार्टमेंट में फायर ट्रेन गार्ड का कभी कोई ज़रूरत देखा गया? नहीं देखा गया। अब 4 तल्ले पे लोग हैं, वो आग कैसे बुझाएंगे अगर उनके घर में आग लग गया? जब तक वो चिल्लाएंगे, नीचे आएंगे, सीढ़ी में आग लग जाएगी, क्या करेंगे? मरने के अलावा तो कुछ नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप देखेंगे कि सरकार ने किया कि इतने एक्सटिंग्विशर्स यहाँ होने चाहिए, इतने, ये लोग नहीं फॉलो करते हैं। और जिस दिन जान माल का जाता है क्षति तो 1 महीना रो लेते हैं, फिर इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और अपना काम निकल जाता है।
कहीं ना कहीं हम सभी को जागरूक होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपसे जानना चाहूँगी, तेज़ी से बढ़ रहा है ये ज़माना और इस ज़माने में अग्निशमन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ, बहुत सारे नए मशीन कल कारखाने आ गए हैं और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम सेक्टर में इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि आग लगने का 3 ही चीज़ होना चाहिए, हवा, ऑक्सीजन और कुछ जलने वाली वस्तु। तो अगर पेट्रोलियम के कारखाना में आप जाते हैं तो हवा भी पर्याप्त है, खुला हवा है, ऑक्सीजन है, उसके बाद उसमें जो है सो आपको वो ईंधन के रूप में वो पेट्रोलियम काम कर जाता है। तो जैसे एक चिंगारी लगा नहीं कि बहुत बड़ी घटना होती है। तो हर पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत ज़्यादा बहाली है। रिलायंस अकेले सैकड़ों बच्चों को महीने में ले लेती है, उनसे काम करा के फिर उनको अगले पोस्ट पे भेज देती है। बच्चे ट्रेन होकर के फ़ौरन चले जाते हैं। कतर में हमारे बच्चे हैं 35-36 लाख का पैकेज ले रहे हैं। कतर तो छोड़ दिया, अभी इंडिया में हमारे बच्चे हैं जो 2004 में पास किए थे, दे आर गेटिंग 21 lakhs इन मुंबई इटसेल्फ। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ूंगी और आपसे जानना चाहूँगी कृष्णन जी की एक आइडियल कोर्स क्या हो सकता है फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का, और कितने वक्त का है, उसके बाद क्या कुछ स्कोप है उनके करियर के लिए? सबसे पहले मैं फायर डील करता हूँ, फिर मैं सेफ्टी डील करता हूँ। फायर के लिए गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स कोर्स ही लगाया है। 6 मंथ्स कोर्स को करने के बाद बच्चे स्वतः नौकरी में चले जाते हैं। डिफेंस में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है उनको, ग्रुप सी की नौकरी मिलती है लेवल 2 में। वो करीब करीब 70,000 के आसपास इनिशियल पे वो उठा लेता है। उसके अलावा अगर वो चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में जाके कुछ दिन का ट्रेनिंग कर लें, वहाँ जॉब कर लें। वहाँ उतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन इनिशियली 20,000 से 15,000 के बीच में जैसी उनकी एबिलिटी है उनकी इंटरव्यू के मुताबिक वो ले लेते हैं। 1 साल लगभग अगर वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो कहीं भी 30+ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 साल वो कहीं एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उनको विदेशों में अच्छी सैलरी पे डिमांड शुरू हो जाती है। वो 2 लाख से 3 लाख रुपया महीने की सैलरी वो लोग अभी उठा रहे हैं। ये नटशेल फायर के बारे में है। सिमिलरली सेफ्टी 1 ईयर का कोर्स होता है, उसे हम लोग एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहते हैं। कोई डिप्लोमा भी कर सकता है, कोई एडवांस डिप्लोमा में, दोनों में नौकरी होती है। बट आगे के करियर में ऊपर जाने के लिए एडवांस डिप्लोमा प्रिफरेबल है। तो लोग इसलिए एडवांस डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, उसका 2 कारण। एक तो उसका फ़ी थोड़ा महंगा हो जाता है डिप्लोमा से, और दूसरा उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। अब अगर गार्जियन का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखें तो 1-2 महीने के बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भेज देते हैं तो उनको वहाँ स्टाइपेंड मिलने लगता है, जो कि काफ़ी है उनके खाने पीने के लिए। तो गार्जियन का बोझ एक उठ सा जाता है। उसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, सैलरी बढ़ाते हैं। बीच बीच में सरकारी नौकरियों के लिए जब जब वैकेंसीज आती है, अभी भी आपको वैकेंसी है जो 4 दिन बचा हुआ डिफेंस से, 4 दिन उसका डेट अभी भी ड्यू है। 247 लोगों को वो खोज रहे हैं। और फायर में मैं बता दूँ 200 मतलब आम जनता का 2000। फायर में लोग मिलते नहीं हैं। पिछले साल जयपुर से बहाली आई थी, 800 बहाली में 183 लोग गए थे, 247 गए थे वहाँ, और 183 का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का सर्टिफिकेट जो है सो छट गया था और उतने बच्चे इसमें पढ़ते नहीं हैं, बिकॉज अवेयरनेस इज नॉट देयर इन द होल ऑफ द कंट्री। ये मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पूरे देश में इस पर कोई जागरूकता नहीं। हाँ, रह गई बात कि अगर इसको अवेयर बनाना हो लोगों को, तो एक दिन अखबार पढ़ के कोई अखबार को टेबल के नीचे डाल देता है तो उससे उसका चेंज नहीं होता है। उसको रेगुलर उस पर नज़र होना चाहिए। हम स्कूल में छोटे क्लास में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं, EVS छोटे बच्चे बोलते हैं। तो उस EVS में कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता है जो 6th 7th 8th के बाद वो वाकई ज़रूरी हो। वो बट जाता है, कुछ बायोलॉजी में आ गया, कुछ केमिस्ट्री में। तो वहाँ पे हम लोग जनरल लाइवलीहुड साइंस क्यों नहीं डाल दें कि हमारे ज़िंदगी में क्या दिनचर्या में ज़रूरी है, उन चीज़ बातों को जमा करके हम 4 साल 5 साल उनको पढ़ाएं, जिसमें एक फायर सेफ्टी से अवेयरनेस, रोड सेफ्टी से अवेयरनेस, ये सब हो, उनके हेल्थ से हो, उनको इस दुनिया में जो इतनी परेशानियां आ रही है उनसे अवेयर करने के क्लासेस हों। तो रेगुलर बेसिस पर अगर उनको फायर सेफ्टी का दिमाग में कहीं ना कहीं ये डलता रहेगा तो बढ़िया होगा। एक दिन के कार्यक्रम से यत्र तत्र मेरे समझ से बहुत लाभ नहीं है। क्या बात है, बहुत ज़रूरी बात आपने कही। जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगा कि इस क्षेत्र को खोजिए। एक गार्जियन परेशान होता है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं हो रहा, दोष देते हैं सरकार को कि जॉब नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। थोड़ी सी अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इसमें काफ़ी मौका है, आसान है। और घर में जहाँ तक है, सबके यहाँ गृहिणियाँ हैं घर में, और उनको थोड़ा अवेयर कर दें कि वो सेफली कैसे अपने लाइफ को लीड कर सके।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारियाँ हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमारे साथ आज जुड़े थे गोपाल कृष्णन और सुनील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने हमें अग्निशमन और उनमें कैरियर के बारे में, अग्निशमन सेवा के विषय में बहुत सारी बातें साझा की हैं। अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे ख़त हम तक पहुंचाने का, तो जल्दी से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।